आज हम बात कर रहे हैं एग्जिट पोल और एग्जिट पोल के तमाम नतीजे आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी पिक्चर की अगर बात की जाए, इन पांचों राज्यों के डेटा आपके सामने हैं, आंकड़े आपके सामने हैं। जो आकलन किया जा रहा था कि बीजेपी ने इस बार इस अपने गैर प्रभावित वाले इलाकों में जम के चुनाव लड़ा और बीजेपी को इसका फायदा मिलना चाहिए, दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। बीजेपी को फायदा बंगाल में हुआ लेकिन सरकार नहीं बन रही है। बीजेपी की सरकार जो असम में है वहां पर काफी कांटे की टक्कर है, ज्यादा वोट कांग्रेस को मिल रहे हैं लेकिन कुल मिलाकर सरकार बीजेपी की रोते गाते बन जा रही है। दक्षिण भारत में तो बीजेपी थी नहीं। एकमात्र अच्छी खबर पुदुचेरी से है जहां पर बीजेपी गठबंधन को फायदा है और बीजेपी और उसके साथ जो वहां की स्थानीय पार्टी है एनआरसी, वो मिलकर सरकार बना सकते हैं। ये सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है। और भी तमाम आंकड़े पे बात करते रहेंगे लेकिन इस एक घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल की वो तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब 8 फेज का चुनाव हुआ तो फेज दर फेज, चरण दर चरण कौन सी पार्टी आगे रही या कौन सी पार्टी पीछे हुई। क्या चरणबद्ध तरीके से चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने बीच में अपनी स्ट्रेटेजी को बदला तो कैसे बदला, ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण करेंगे इस अगले एक घंटे में। लेकिन पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज की क्या स्थिति रही, कौन सा गठबंधन आगे था, टीएमसी या बीजेपी, बता रही है मेरी सहयोगी रुमाना। फेज वाइज मैं आपको बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल की पूरी तस्वीर दिखाऊंगी। फिलहाल इस हेलीकॉप्टर व्यू के बारे में जान लीजिए। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप फासले से और ऊंचाई से कोई तस्वीर देखते हैं तो वो तस्वीर पूरी मुकम्मल आप देख पाते हैं। इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर व्यू जो हम एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिए आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल इसमें आप कोलकाता दर्शन कर रहे हैं। ये एस्प्लेनेड आप देख सकते हैं। कोलकाता की जितनी पहचान वाली वो फेमस जगह हैं वो आपको नजर आ रही हैं। जिस तरीके से ईडन गार्डन्स इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरा हेलीकॉप्टर व्यू कोलकाता शहर में आपको घुमा रही हूं। साथ ही साथ ये विक्टोरिया मेमोरियल अब आपको नजर आ रहा है यहां पर। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर लगातार बदल रही है। हेलीकॉप्टर व्यू हम आपको दिखा रहे हैं और हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब ये है कि तस्वीर पूरी है, तस्वीर मुकम्मल है और तस्वीर बड़ी है। और ये वो तस्वीर, ये वो आंकड़ा आपके सामने है। 292 विधानसभा सीटें वोट प्रतिशत के हिसाब से टीएमसी बढ़त बनाते हुए बीजेपी पर 42.1% वोट शेयर के साथ, बीजेपी 39.2% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन महज 15.4% वोट शेयर, अन्य के खाते में 3.3% वोट शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अब अगर इसी तस्वीर को सीट में बदल कर देखें तो यहां पर बाजी मारती हुई टीएमसी, ममता बनर्जी, 2 मई टीएमसी की वापसी, बंगाल की सत्ता में दीदी हैट्रिक लगा रही हैं। एग्जिट पोल की बड़ी तस्वीर यही है। 152 से 164 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, बीजेपी 200 नहीं, हां 100 का आंकड़ा जरूर पार करती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल के इस आंकड़े में 109 से 121 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सुमित, तो कुल मिलाकर परिस्थिति जो है वो बीजेपी के लिए, जिस तरीके से बीजेपी ने चुनाव लड़ा वैसे नतीजे उसके पक्ष में आते नहीं दिखाई दिए। आखिरी दिन तक बीजेपी चुनाव प्रचार करती रही और बड़ी बड़ी रैलियां, रोड शो करते रहे। कुछ आखिरी फेज में आके तो बीजेपी की आलोचना भी हुई कि आखिरकार कोविड काल में इतना बड़ा मजमा क्यों जमाया जा रहा है। जब बंदिश लगी चुनाव आयोग की उसके बाद जाके बीजेपी के नेताओं ने आखिर में रैलियां कम की, वरना बीजेपी पूरे मूड में थी, फुल स्विंग में थी चुनावों को लड़ने में और अपने पक्ष में चुनावों को लगातार बताती आ रही थी। पर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखा रहा है। आपके सामने वो तमाम आंकड़े हैं जो आंकड़े आपको स्पष्ट करते हैं कि कैसे ममता बनर्जी 211 से घटकर 152 और 164 पे आ रही हैं, लेकिन ये बहुमत के आंकड़े से ज़्यादा है। तो ममता बनर्जी की तीसरी बार सरकार बन रही है। अब चलिए फेज वाइज बात कर लेते हैं। इस पहले फेज से लेकर और दूसरे फेज के बीच में क्या रही थी रणनीति, क्योंकि सेकंड फेज में नंदीग्राम था और वो नंदीग्राम जो कि इस चुनावों की ध्रुवी थी, जहां पर ममता बनर्जी ने चुनौती स्वीकार करते हुए शुभेंदु अधिकारी के सामने जाके चुनाव लड़ा था। क्या हो रहा है पहले 2 फेज में, बता रही हैं रुमाना। पहले 2 फेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। 27 मार्च पहले फेज के मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल के अंदर और उसके बाद सेकंड फेज के लिए वोटिंग हुई थी 1 अप्रैल को।
तो ये फर्स्ट फेज, पहला चरण, 30 सीटों पर वोट डालेगा। इन 30 सीटों में आप देखिए किस तरीके से बीजेपी यहां पर मामूली बढ़त के साथ टीएमसी से आगे। बीजेपी के खाते में 14 से 16 सीटें जाती हुई, टीएमसी के खाते में 13 से 15 सीटें जाती हुई नजर आई थी। ये एग्जिट पोल का आंकड़ा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक कांटे का मुकाबला पहले चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच रहा। आगे बढ़ते हैं, अब बात दूसरे चरण की। दूसरे चरण में भी 30 सीटों के लिए वोट पड़े और इस दूसरे चरण में क्योंकि सीधे चुनाव मैदान में खुद ममता बनर्जी थी, उसका फायदा टीएमसी को मिला। एग्जिट पोल का आंकड़ा यह कह रहा है क्योंकि दूसरे चरण में 30 में से 15 से 17 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ी टीएमसी से 12 से 14 सीटों पर, और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन का वही सुपड़ा साफ होता हुआ 0 से 2 सीटों पर सिमटता हुआ कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन। तो यहां पर भी मामला अभी तक करीब करीब बराबरी का ही रहा। सुमित, तो कुल मिलाकर शुरुआत से ही जो मूड दिखाई दे रहा था वो पहले फेज में बीजेपी के पक्ष में गया, जहां पर दूसरे फेज में वो जो लीड थी वो टीएमसी के पक्ष में गई और कांटे का मुकाबला चलता रहा। आखिरकार चुनाव बदला कहां से, वो भी आपको जब हम फेज वाइज दिखाएंगे इस सी वोटर के अनुमानों को, तब आपको समझ में आएगा। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक क्विक रिएक्शन उनका लेता हूं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आलोक जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जो आंकड़े दिखा रहे हैं, जो परिस्थितियां दिखा रही हैं, वो इशारा कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लौट रही हैं। देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से जिस तरह का जितना दबाव बना के रखा, सत्ता में रहते हुए भी बीजेपी ने कोशिश की है, और मैं ये ज़रूर मानता हूँ, शायद यशवंत भी मानेंगे, कई बार 10 सीट आगे पीछे भी हो सकती है, जितनी कोशिश बीजेपी ने बड़े पैमाने पर की है। और ये ध्रुवीकरण की स्थिति है, ये शहरों में जो आपका आंकड़ा आया है, मैं मानता हूँ कि शहरों में जिस तरह का जितना प्रभाव होना चाहिए वो नहीं दिखाई दिया। इसलिए है कि शहरी मतदाता का असर सारे माहौल का, चाहे वो कोरोना की बात करें या दूसरे कारण भी होते हैं, और वहाँ का जो एक इंटेलेक्चुअल जो एक प्रगतिशील एक रुख है। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस, जहाँ कांग्रेस को लाल सलाम कह के राजीव गांधी वाला डेज हमने देखे हैं, सिद्धार्थ शंकर रे वाले डेज देखे हैं, उसमें कांग्रेस, वैसे आप दिखा रहे हैं कि कांग्रेस प्लस, बेसिकली तो सीपीएम का ही वहाँ ज़्यादा प्रभाव रहा है। और यही स्थिति तमिलनाडु में, यदि आप कहें कि कांग्रेस प्लस नहीं, डीएमके प्लस कांग्रेस कहें, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आपके सर्वे बहुत ही नज़दीक दिखाई देते हैं। ये है कि एक बड़ा ही निर्णायक भूमिका तमिलनाडु में आने वाले समय में दिखाई देगी, चूँकि स्टालिन की वापसी से और डीएमके का एक इंटरेस्टिंग, एक लाइन और कहूँगा, कांग्रेस एक ज़माने में डीएमके की दुश्मन यहाँ तक थी कि राजीव गांधी की हत्याकांड में डीएमके के लोगों का नाम माना जाता था। आज उसकी शरण में जाकर के कांग्रेस अपनी इज्जत बचा पा रही है, केरल में नहीं आ पा रही। ये इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण असम में, ख़ास करके असम में परसेंटेज वोट ज़्यादा है। लेकिन मैं अभी आपने चर्चा में पूछा भी था यशवंत जी से, मैं आपको याद दिलाऊंगा, इंदिरा गांधी को भारी बहुमत जब मिला था तो 33% वोट पर भारी बहुमत, सबसे ज़्यादा बहुमत यदि मिला तो इतना कम परसेंटेज पर भी भारी बहुमत हो सकता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि परसेंटेज हो लेकिन सीटों में कन्वर्ट करने का एक अपना भारत के लोकतंत्र में स्थितियां हैं। और असम में भी कांग्रेस में, जैसा आपके उन्होंने भी कहा, तरुण गोगोई को वर्षों से हमने देखा है, कुछ कांग्रेस के वहाँ पर और ये केंद्रीय नेतृत्व का भी जो कमी रही, शायद उसकी वजह से वहाँ भाजपा फिर से सफलता पा रही है, चूँकि उन्होंने ट्राइबल ओवर भी ध्यान दिया। नॉर्थ ईस्ट में सुमित जी, मैं एक बात कहूँगा जी, मेरे एक घर में, परिवार में भी, और कैसे असम की बच्चियाँ काम करती रही हैं कई वर्षों तक, उनके छोटा सा मकान यदि बन गया, यदि और सुविधाएं थोड़ी मिल गई, उसका जो असर है, वो क्रिश्चियन है जाति, मतलब यदि धर्म के हिसाब से कहें, वो लोग भी यदि बीजेपी की तरफ आए, और वो जो समीकरण बना है काम का, मेरा ऐसा मानना है कि आज भी, चाहे जहाँ यदि डीएमके ने भी यदि वॉशिंग मशीन दिया या टीवी दिया या ये देंगे, आगे भी मिलेगा, या अम्मा के भोजन की बात हुई, उसका फायदा जनता लेती है, जनता उसी का वोट देती है। आपने क्विक कमेंट दिया आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन इस पूरे 1 घंटे के दौरान मैं बंगाल पे चर्चा करना चाहूँगा। विज्ञान भी मेरे साथ हैं, फिराद हाकिम वरिष्ठ नेता हैं टीएमसी के, ममता जी के बड़े करीबी साथी हैं। फिराद भाई, स्वागत है आपको। बॉबी हाकिम के नाम से भी जाने जाते हैं, पूरा कोलकाता, पूरा बंगाल उनको बॉबी के नाम से ज़्यादा जानता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे ध्यान से रखिएगा, अपना मास्क पहन के ज़रूर रखिएगा, और #मास्कअप इंडिया में ऐसे कंट्रीब्यूट करते रहिए। जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सांसद मेरे साथ जुड़ गए हैं, और डॉक्टर अजय कुमार भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। अगले 2 फेज़ के आंकड़े दिखा देता हूँ, उसके बाद चर्चा को खोल देते हैं। फेज़ 3 और फेज़ 4 में क्या हुआ, रुमाना बता रही है।
देखिए 6 अप्रैल और 10 अप्रैल को फेज 3 और फेज 4 के लिए वोटिंग हुई पश्चिम बंगाल में। 3rd फेज की अगर बात की जाए तो 31 सीटों पर वोट पड़े, वहीं अगर 4th फेज की बात की जाए तो 44 सीटों के लिए वोट पड़े। अब 3rd फेज में क्या खेल हुआ और 4th फेज में किसके साथ क्या खेला हो बे, ये एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने मैं लेकर आ गई हूं। 3rd फेज 31 सीटें थी, इन 31 सीटों में यहां पर देखिए आप किस तरीके से क्लियर कट लीड टीएमसी की तरफ से ली गई। बीजेपी के मुकाबले 31 में से 18 से 20 सीटें टीएमसी के खाते में। बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई फासले के साथ 11 से 13 सीटों पर सिमटती हुई। कांग्रेस लेफ्ट का खाता भी नहीं खुल रहा था इस तीसरे फेज में। अब आ जाइए चौथे फेज पर। 10 अप्रैल को जो वोट पड़े और 4th फेज में 44 सीटों पर वोट पड़े थे। तो ये 44 सीटें चौथे चरण में जो वोट पड़े, इसमें मामला बराबरी का एक बार फिर से आया। टीएमसी और बीजेपी दोनों के खाते में 44 में से 20 से 22 सीटें जाती हुई। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 1 से 3 सीटों पर सिमटता हुआ। तो तीसरे फेज में यकीनन यहां पर टीएमसी को काफी बढ़त बीजेपी के मुकाबले में मिली, लेकिन 4th फेज में आकर कहानी फिर वही पहले 2 फेज की तरह बराबरी की टक्कर पर आती हुई नजर आई। सुमित, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी पहले फेज में अच्छा करती दिखाई दी, उसके बाद चौथे फेज में अच्छा करती दिखाई दी, लेकिन सेकंड और थर्ड फेज बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तब नंदीग्राम का चुनाव था। उसके कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी थी, वो व्हील चेयर पर आ गई थी। उस वक्त चुनाव पूरे पीक पे आ चुका था जब ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर प्रचार करने की ठानी अस्पताल से निकलने के बाद, और उसके बाद परिस्थितियां कैसे सामने आई हैं वो अब आपके सामने है। एक एक रिएक्शन लेता हूं। तमाम खास मेहमान जुड़े हुए मेरे साथ। फिराद हाकिम साहब, 152 से 164 सीटें तो ओवरऑल बड़ी पिक्चर है, लेकिन फेज दर फेज जैसा कि सी वोटर का सर्वे दिखा रहा है, इससे आप कितने मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं? नहीं, मैं आपको कहता हूं सुमित जी, मैं जो बंगाल को जानता हूं और बचपन से यही ज़मीन में मैं राजनीति, मेरा करियर यहीं पर है और यहीं पर आगे भी है, तो हम जितना जानते हैं जो आपके जो ये आंकड़े हैं और थोड़ा से बढ़ेगा, 2/3 मेजॉरिटी ममता बनर्जी को क्लियरली मिलने वाला है। आपका ये जो फेज़ बाय फेज़ इस बार क्या हुआ, पहले फेज़ होता था नॉर्थ बंगाल से उतरते फेज़ होता था, अभी ये फेज़ मिक्स्ड हो गया है। कभी मेदिनीपुर में कुछ है, पुरुलिया में कुछ है, फिर पश्चिम मेदिनीपुर में है, कुछ झारग्राम में है, ऐसा करके मिलाया हुआ फेज़ है। तो ये फेज़ में आप नहीं कह सकते जो ये है वो है, क्योंकि पूर्व मेदिनीपुर के साथ पश्चिम मेदिनीपुर का भी इलेक्शन उसी दिन हुआ, कुछ इलेक्शन पुरुलिया का भी हुआ। तो यहाँ पर आप जो एक चीज़ इसमें ख्याल करिएगा, बंगाल में जो हर जगह आप जहाँ दिखा रहे हैं, कहीं पर ये नहीं है एक भी फेज़ में जहाँ पर टीएमसी से ऊपर बीजेपी चले गया, ये नहीं हुआ। ये जब नॉर्थ बंगाल में आप आइएगा, इसके बाद ही फेज़ है। इसके बाद जब नॉर्थ बंगाल में आएंगे, वहाँ पर भी जब लोकसभा में वो काफ़ी अच्छे किए थे लोकसभा में, मगर इस बार वहाँ पर भी आप देखिएगा, अगर गौर करिएगा तो वहाँ पर भी टीएमसी टक्कर दिया है। अच्छा, मेरे ख्याल से फिराद भाई, ये टक्कर और कुछ सीट बढ़ेगा। आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं? 152 से 164 हम दे रहे हैं, इसके बीच का नंबर निकालूं तो 158 हो जाता है। आपके हिसाब से क्या नंबर आएगा? नहीं, मैं आपको ये कहता हूं जो 2/3 मेजॉरिटी के ऊपर तृणमूल कांग्रेस वापस आ रहा है। ये बंगाल की जनता, मैं भी काफ़ी कैंपेन किया हूं, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन था ही, मगर मैं भी करीबन पूरा बहुत जगह घुमा हूँ। ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद अभिषेक और मैं। तो मैं देखा हूँ वहाँ पर जो आदमी का जो एक उत्साह है, एक हमारे जो लेडीज़ वोटर है, जो हमारे माँ बहन है, उसका जो एक उत्साह है, ये ममता बनर्जी के ऊपर एक बार रिमार्केबल है। इतने हम महिला, कोई मीटिंग में, हम जिंदगी में बहुत मीटिंग किया, हमारे इतना महिला का मीटिंग, इतने लेडीज़, उसका हम इसके आगे हमें देख नहीं पाए। चलिए ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी की आप बात कर रहे हैं। मेरा गणित कमज़ोर है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आप 200 सीटों के आसपास की बातें कर रहे हैं। अगर 292 सीटों पर चुनाव हुए हैं तो एग्जैक्ट नंबर तो मैं नहीं बता सकता, मैथ्स मेरा कमज़ोर रहा है शुरू से। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर अजय कुमार हैं और सैयद जफर इस्लाम है, शायद वो आपके आंकड़े को समझ गए हों। लेकिन जफर इस्लाम,
इतना चुनाव लड़ा, इतनी मेहनत की, इतनी भीड़ इकट्ठी की, क्या हो गया? क्या वाकई में सी वोटर का ये सर्वे जो दिखा रहा है ये चिंता का विषय है आपके लिए? बिल्कुल नहीं सुमित जी, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है बीजेपी खेमा में, इसलिए कि हमने जमीन पे काम किया है। और आपको मालूम है कि बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन लड़ती है, ये घर घर तक जाके लोगों तक उनका मन जीतने का काम करती है, उसके बाद लड़ती है। तो हमने इतने सालों में जो काम किया उसका फल अब मिलेगा हमें। जो मैं किसी भी अगर वो फल अधूरा मिलता है, मतलब 100, 105, 110, 112 दिखता है, तो भी आप संतुष्ट है ना? नहीं सुमित जी, मेरी बात जैसे फिरहाद हकीम जी को दिया समय, ऐसे मुझे पूरा बात कहने का मौका दे दीजिए। अपनी बात रख लूं, फिर आप काउंटर सवाल जैसे उनसे किया तो मुझसे भी कर लीजिएगा। मैं ये बहुत तफसील से नहीं कहूँगा, जितना तफसील से उनको मौका दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अपना भी, हमारी पार्टी का भी फीडबैक मैकेनिज्म है हमारे पास, पन्ना पर बूथ लेवल पे जो है, और हमारी जो कोशिश है और हमने जितनी कोशिश की और जो हमारे पास फीडबैक है उसके हिसाब से हम बिल्कुल जीतेंगे, कंफर्टेबली जीतेंगे। और मैं ये भी बता देता हूँ, फिरहाद हकीम कौन सी पार्टी चुनाव के नतीजे आने के पहले ये कहेगी कि हम चुनाव हार रहे हैं? अब ये भी अजय कुमार जी से पूछूंगा, वो भी जीत रहे होंगे 200 सीटें। एक सेकंड जरा सुन लीजिए एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ कि फिरहाद हकीम साहब के भी एरिया में गया था, मैंने जलसा किया था, वहां पर भी रहे। लेकिन इन्हें इतने साल से है, लेकिन जो इन्होंने कभी मतलब विकास छू कर भी नहीं इनके पोर्ट एरिया में गया है। चुनाव निपट गए हैं, आंकड़ों पर बात कर रहे हैं। जफर भाई बुरा मत मानिएगा, मुझे भी 4 फेज और दिखाने हैं। आपकी तकरीर में नहीं सुना पाऊंगा पूरी। अभी अजय कुमार जी के पास भी जाना है, अभिज्ञान भी बैठे हुए हैं। अगले 2 फेज की बात कर लेता हूं, वक्त की पाबंदी है मेरे पास, मुझे प्लीज माफ करिएगा। अगले 2 फेज के आंकड़े रुमाना के पास तैयार है। रुमाना, तो अगले 2 फेज की अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल और 22 अप्रैल, मतलब 5वां और 6ठा फेज, और इन दोनों फेजों की अगर सीट मिला दें आप तो ये 88 सीट का आंकड़ा बैठता है, क्योंकि 5वें चरण में 45 सीट पर वोट पड़े। और देखिए इन 45 में किस तरीके से टीएमसी को फिर से बढ़ा। 5वें चरण में 24 से 26 सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई, एग्जिट पोल का आंकड़ा ये दिखा रहा है। 17 से 19 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के खाते में महज 1 से 3 सीट। तो कुल मिलाकर ये 5वां चरण, इस 5वें चरण में एक बार फिर से लीड टीएमसी लेती हुई बीजेपी पर। इससे पहले हमने देखा किस तरीके से मामला कई चरणों में बहुत बराबरी का, लेकिन एक तो 3rd फेज और फिर ये 5th फेज, यहां पर टीएमसी क्लियर कट लीड लेती हुई बीजेपी पर। और 6ठे चरण में आते आते तो ये बढ़त बहुत बढ़ गई, 43 सीटें 6ठे चरण में। इन 43 में से 26 से 28 टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी काफी पिछड़ती हुई टीएमसी से, महज 14 से 16 सीटें ही बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन 0 से 2। तो देखिए किस तरीके से फासला लगातार टीएमसी का बढ़ता हुआ बीजेपी पर इस 6ठे चरण तक आते आते। सुमित, बिल्कुल, और ये चरणबद्ध तरीके से हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव 27 मार्च से आज यानी 29 अप्रैल तक करीब 1 महीने लंबा चुनाव रहा, और इस 8 चरणों के चुनाव में कैसे लगातार बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर तो रही, लेकिन लीड कभी भी टीएमसी ने खोई नहीं। चरणबद्ध तरीके से बातें, दावे बहुत किए गए। लेकिन मेरे साथ अब मुझे बताया जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरे चुनावी कैंपेन को संभालने के लिए, अपने कंधों पर खींचने के लिए, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि पर जाकर इस तरीके से पार्टी को जमा देने के लिए। लेकिन क्या अगर ये अनुमान ठीक है, जो कि सी वोटर लगातार पहले ओपिनियन पोल में बोल रहे थे यशवंत देशमुख, और आज एग्जिट पोल में भी बोल रहे हैं कि मुंह तक आते आते निवाला जो है वो रुक गया? नहीं, मैं फिर से दोहराऊंगा, यशवंत देशमुख की बहुत गंभीर व्यक्ति और बड़ा अच्छा सर्वे करते हैं। लोकसभा में भी उन्होंने अच्छा सर्वे किया था और हमको 8 सीट दी थी और हम 18 सीट पे पहुंचे। तो यदि उस हिसाब से उस परसेंटेज को हम देखेंगे तो हम काफ़ी आगे जाएंगे। तो पर उनकी कोई गलती नहीं है उसमें, वो सर्वे भी बहुत अच्छा करते हैं, बड़े वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। पर बंगाल को समझना पड़ेगा सुमित जी, बंगाल एक अलग प्रकार का राज्य है। यहाँ पे राजनीति एक अलग प्रकार की है, यहाँ हिंसा की राजनीति है थोड़ी सी, और बड़ा डर और भय की राजनीति है। तो साधारणतः है, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं इनके लोग जाते हैं, मिलते हैं मतदाताओं से, तो जो मुखर मतदाता होता है वो सत्ताधारी दल के साथ होता है। साधारणतः वो मुखरता से बोलता है कि हम दीदी को, पर ऐसा मतदाता जो विरोध में वोट देना चाहता है वह बोलता नहीं, क्योंकि बोलने के परिणाम बड़े गलत हो जाते हैं। और इसलिए इस प्रकार के सर्वे बाकी जगह सफल हो सकते हैं, पर बंगाल में एक्यूरेट बैठे इसकी मुझे शंका है।
और इसलिए जैसे लोकसभा में सी वोटर्स का अनुमान था, वैसा विधानसभा में भी सी वोटर्स का अनुमान वैसा ही निकलेगा, सही निकलेगा। ठीक है, मेरी शुभकामना है आपके लिए। लेकिन ये बताइए, क्या इस बंगाल जैसे प्रदेश में जहाँ पे 294 सीटों पर चुनाव हुआ, जहाँ की मातृभाषा बंगाली है, वहाँ पर आपके पास कोई बड़ा बंगाली चेहरा नहीं था मूल भाषी जो ममता बनर्जी के सामने खड़ा हो सके? चुनाव कैंपेन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गृह मंत्री जी कर रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष कर रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी कर रहे हैं। आपके पास सबसे बड़े चेहरे के तौर पर दिलीप घोष थे, बंगाली चेहरे जिसकी मैं बात करूं। क्या वो ममता बनर्जी के सामने बौने साबित हो रहे थे इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान? ऐसा महसूस किया आप लोगों ने? सुमित भाई, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने ऐसा मासूम प्रश्न पूछ लिया मुझसे कि बंगाल में ही शायद मोदी जी प्रचार करना है, बाकी जगह कहीं जाते ही नहीं। तो भाई ये राष्ट्रीय पार्टी है, मोदी जी सब जगह प्रचार करने जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी जाते हैं, आसाम में भी जाते हैं, बंगाल में भी आए, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, महाराष्ट्र में भी जाते हैं। ममता जी तो नहीं जाती क्योंकि वो एक प्रदेश की पार्टी नेता है वो, इसलिए मोदी जी हमारे नेता है, वो सब दूर जाएंगे। अमित शाह जी हमारे नेता है, वो तमिलनाडु भी होके आए, सब दूर जाएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास आसाम में नेता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अरुणाचल में नेता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास अन्य राज्यों में नेता नहीं है। महाराष्ट्र में गए तो वहाँ नेता नहीं है, या उत्तर प्रदेश में गए तो वहाँ नेता नहीं। नेता हमारे पास है, अच्छे हैं, बड़े नेता हैं, पर हमारी अखिल भारतीय पार्टी है, उसकी केंद्र में सरकार है, उसके प्रधानमंत्री है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके गृह मंत्री, सब लोग प्रचार करने जाते हैं। पर इससे ये अनुमान लगा लेना कि उस राज्य में हमारे पास बड़ा नेता नहीं है, मेरा ख्याल है कि बड़ा मासूम प्रश्न है आपका। हमारे पास बहुत सारे नेता हैं वहाँ पर। मेरा सवाल तो आपने बड़े स्मार्टली घुमा दिया कैलाश भाई। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा था कि ममता बनर्जी स्थानीय चेहरा हैं, बांग्ला भाषी हैं, उस जमीन से निकल कर आती हैं, उनके मुकाबले कोई बड़ा बंगाली चेहरा जो उसी जगह से आता हो, वो कमी खली क्या आपको? दिलीप घोष उनके सामने छोटे पड़ गए क्या? देखिए, फिर मैं इस बात को दोहराऊंगा कि दिलीप घोष 5 साल से पार्टी के अंदर आए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ नेता सेंट्रिक पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी सेंट्रिक पार्टी है, और इसलिए हमारे यहाँ आइडियोलॉजी के आधार पर काम करने वाले नेताओं की श्रृंखला है। बंगाल के अंदर कम से कम 10 ऐसे प्रभावशाली नेता है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए वो बात ही नहीं है कि हम ममता जी के साथ, ममता जी के बराबर कोई नेता नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में अखिल भारतीय पार्टी है, और उनका नेतृत्व मोदी जी करते हैं, नड्डा जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं। टीएमसी एक प्रदेश की पार्टी, उनका नेतृत्व ममता जी करती हैं। तो स्वाभाविक है प्रदेश के अंदर वो बड़ी नेता हो सकती है, पर देश में तो कहीं पर उनका नाम नहीं। हमारे यहाँ देशव्यापी नेता है, इसलिए आप बिल्कुल कंपैरिजन मत करिए भारतीय जनता पार्टी और चलिए ठीक है, मैं नहीं कंपैरिजन करता, लेकिन आपने कहा 10 ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नाम बता दीजिए। अगर मेरा सर्वे गलत साबित हुआ तो उन 10 के पीछे कैमरा लगाना पड़ेगा ना 2 तारीख को। नहीं, मैं बताऊंगा ना, उन 10 में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा। अब कुछ बातें तो सीक्रेट रखने दीजिए मुझे। अरे 10 नाम लिए आपने सर, 10 तो बता ही सकते हैं। हाँ, एक दिलीप घोष हो गए, बाकी 9। मैं 2 तारीख को आपको 10 नाम भी बताऊंगा, चिंता मत करिए। एक बात बताइए कैलाश जी, हमारा जो सर्वे है इसमें हम चरणबद्ध तरीके से दिखा रहे हैं, पहले फेज से लेकर 8वें फेज तक, फेज 5, फेज 6, फेज 7, फेज 8, जो एक इंटरवल आया था 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच, जब देश में कोविड की वेव तेज आ गई थी, सेकेंड वेव, जब ये सेंटिमेंट बनने लगा कि चुनावी रैलियों में भीड़ नहीं होनी चाहिए थी। क्या आपको लगता है आखिर के 3-4 चरणों में जो नुकसान दिख रहा है इस सर्वे में, मैं बार बार सर्वे बोल रहा हूं, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, इस सर्वे में क्या आपको लगता है कि पब्लिक को के गुस्से का हिस्सा बनना पड़ा? कोविड की लहर की वजह से आप चुनावी रैलियां करते रहे, पीएम ने आके आखिरी 1 हफ्ते में रैलियां कैंसिल की अपनी। मुझे नहीं लगता, मुझे सिर्फ आज जरूर लगा है लास्ट चरण में कि थोड़ा सा अर्बन एरिया में इसका प्रभाव था। ग्रामीण क्षेत्र में तो आज ही बिल्कुल नहीं था। आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखा होगा 80% के आसपास पोलिंग हुआ है, पर कलकत्ता शहर के अंदर थोड़ा सा असर था। सुबह तो लोग घर के बाहर ही निकले थे, 30-40% ही पोलिंग हुआ था। फिर कार्यकर्ताओं की टीम लगी और हम उतना ही पोलिंग करा पाए जितना शहरों के अंदर होता है हमेशा, क्योंकि शहर के अंदर 60% से ज्यादा पोलिंग कभी भी नहीं होता। तो लगभग उसके आसपास पोलिंग हुआ है शहर में, इसलिए पोलिंग में कोई फर्क नहीं, कोई गुस्सा नहीं लोगों में। लोगों में गुस्सा था वर्तमान सरकार के खिलाफ,
उसको हटाने के लिए लोग संकल्पबद्ध थे, तो लोग ऑर्गेनिक रूप से आए, वोट डाला और एक परिवर्तन की इच्छा के साथ वोट डाला। तो इसलिए कैलाश भाई, 50% कैलाश भाई जाते जाते अपना नंबर तो बताइए। अब तो 8 फेज हो गए, एग्जैक्ट नंबर बताइए, आप तो माहिर है इस चीज के लिए। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी ने 200 सीट बोला था, हाँ, मैं उससे प्लस माइनस मानता हूँ, पर मैं 200 प्लस नहीं दे रहा हूँ, 200 माइनस होगी, पर 200 के आसपास ही। 200 माइनस से 200 तक आप ये कह रहे हैं? मैं ठीक से सुन पाया? अच्छा, 200 के ऊपर नहीं जा रहा है, 200 तक जा रहा है। 200 से ऊपर नहीं जा रहा। चलिए कैलाश भाई, ईमानदारी से आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरहाद हाकिम साहब बने हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, क्योंकि आप अकेले बात करने के लिए आए थे कैलाश विजयवर्गीय। बात पर ब्रेक में जा रहा हूं, लेकिन ब्रेक में जाने के बाद आपको बता दूं कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी का सबसे बड़ा माटी का लाल है, यानी बंगाली चेहरा है, दिलीप घोष, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे।